नमस्कार दोस्तों। आज हम ईंटें, मनके और अस्थियां का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। इससे पहले एक पार्ट पहले ही चैनल पे अपलोड है। आज हम यहाँ से करने वाले हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा पहले का। अब हम शुरुआत करते हैं अब सेकंड पार्ट की। देखो, शिल्प उत्पादन जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये सारे ना शिल्प हैं। कुछ मनके हैं इसमें से, बाकी सब शिल्प हैं। तो ऐसे ही ना एक शिल्प उत्पादन के लिए ना, देखो अब कोई चीज़ के लिए कोई जगह तो मशहूर होती है। जैसे इंडिया गेट दिल्ली में, तो इस वजह से मशहूर है इंडिया गेट। ठीक है, दिल्ली में क्या इंडिया गेट है, लाल किला, तो दिल्ली इसी वजह से मशहूर है। तो ऐसे ही ना शिल्प उत्पादन के लिए ना सबसे अच्छी जो जगह मानी जाती है ना, यानी जो सबसे ज़्यादा मशहूर क्षेत्र था वो था चौंदड़ो। देखो चौंदड़ो ना, ये आपको बता रहा हूँ, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ये चौंदड़ो ना ये गुजरात वाले क्षेत्र में था, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चौंदड़ो एक छोटी सी बस्ती है जो 7 हेक्टेयर की थी, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प उत्पादन के कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुक्रम, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। देखो अब ना, ये जो चौंदड़ो थी ना, ये छोटी सी एक बस्ती थी जो कि 7 हेक्टेयर में बटी हुई थी। और इधर ही ना शिल्प उत्पादन वाली जो चीज़ें होती थी ना, यही होते थे, यहाँ यही मनके बनते थे। और जो माला होती है ना, वो वो माला की जो मोती होती है, यही सब ना मनके मिलकर बनते हैं। जो जो माला होती है, जो छोटे छोटे मोती होते हैं ना, यही मनके कहलाते हैं। और शंख की कटाई होती थी, धातु और मोहर वगैरह यहीं पर बनते थे, इसीलिए ना चौंदड़ो बहुत मशहूर थी। अब हम इसके नीचे वाला पढ़ेंगे। सेल खड़ी। सेल खड़ी एक बहुत मुलायम पत्थर है जिससे आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके सेल खड़ी चून के लेप से सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। देखो जो सेल खड़ी है ना, ये एक ना मुलायम पत्थर होता था, बहुत ज़्यादा मुलायम होता था, जिसे ना आसानी से ना कोई से भी आकार में दे सकते थे हैं। और इसी से ना इसके जो चूर था ना, ऐसे सेल खड़ी का जो चूरा होता था ना, उसी के लेप से ना एक सांचे में डाल के इसी से ही मनके बनाए जाते थे। जैसे देखो मनके इसमें ये है, ये देखो, ये जो चीज़ है ना, यही इससे बनती थी, इसके सेल खड़ी नामक से। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब उत्पादन की केंद्रों की पहचान पढ़ेंगे। जैसे देखो, हम ना उत्पादन के, इससे पहले मैं आपको ये इसके बारे में ये थोड़ा सा पहले वाला बता देता हूँ। जो ये ना सेल खड़ी था ना, ये ना चहुंदड़ो हो गया, लोथल हो गया, और क्या बोलते हैं धोलावीरा में इसके ना कुछ उपकरण भी मिले। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो जहाँ कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है, यानी जो जहाँ चीज़ उत्पादन होती है, वहाँ देखो अब कुछ कहीं चीज़ बन रही है। मान लो एक खिलौना बन रहा है किसी फैक्ट्री में, तो खिलौने के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो वहाँ कुछ गिर भी जाते हैं, कुछ रॉ मटेरियल वहाँ रह जाते हैं। तो इसी वजह से ना जब शिल्प उत्पादन होता था ना, जो यानी शिल्प बनता था, यानी मनके या कुछ भी बनते थे ना, तो ना कुछ कुछ ना जो वहाँ के जो बचे बचे यानी जो चूर्ण वगैरह गिर जाते थे ना, वही उसी से ही ना पता लगाया गया कि यहाँ पर ये चीज़ होती थी। क्योंकि आज के टाइम हम कैसे पता लगा सकते कि ये चीज़ वहाँ प्रोडक्शन होती थी। इसीलिए ना जो भी कहीं पर भी जो चीज़ बनती है ना, उसलिए ना उसका थोड़ा सुराग रह ही जाता है। तो इस वजह से ना वहाँ की जो छोटी छोटी कुछ चीज़ टूटी फूटी भी रह जाती है ना, तो उसी से ना इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने ना पता लगाया कि ये चीज़ यहाँ होती थी। तो अब देखो चौंदड़ो में ये सब चीज़ें ज़्यादा मिली, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि चौंदड़ो में ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता था, शिल्प उत्पादन। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा ना चीज़ों को रिलेट करके चलोगे ना, तो हिस्ट्री बहुत ही आसान है। अब एक गुजरात के पास जो गुजरात का जो क्या बोलते हैं तटीय क्षेत्र है ना, जैसे नागेश्वर हो गया और बालाकोट, यहाँ ये ना बहुत ना पास है समुद्र के, हैं। तो ना समुद्र के पास है, नदी वगैरह के पास है ये नागेश्वर और बालाकोट। तो इस वजह से ना ये समुद्री तट है। तो ये ना बहुत ना यहाँ से शिल्प उत्पादन ज़्यादातर होता था। यहाँ से लोग ना निर्यात आयात करते थे, जैसे चूड़ियाँ हो गया और पच्चीकारी वाले सामान हो गए, है ना। तो यहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था सामान। नागेश्वर तथा बालाकोट जो कि गुजरात में पड़ते हैं, जो गुजरात के तटीय क्षेत्र हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन केंद्रों की पहचान। देखो पुरातत्वविदों निम्नलिखित चीज़ों को ढूंढते हैं, जैसे
कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और तांबा अस्यक। देखो, अब जो मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर किसी केंद्र की पहचान करनी है कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ ज़्यादा हो रही है या कहाँ नहीं हो रही, तो हम सबसे ज़्यादा उसके उत्पादन से हम पता लगा पाएंगे कि वो चीज़ कहाँ से बन रही है। जैसे जो पुरातत्वविद होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ना इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि रॉ मटेरियल की चीज़ कहाँ कैसे किस चीज़ से बन रही है। औजार हो गए, अपूर्ण वस्तु यानी जो वस्तुएं गिर गई हो, यानी जो वेस्ट मटेरियल होगा, और त्याग दिया गया जैसे माल और ताम्रस्यक। तो इन्हीं इन्हीं से ना पुरातत्वविदों पहचान करते हैं कि ये चीज़ कैसे कहाँ हो रही है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी जगह की पहचान करनी होती है तो मान ले कि ये चीज़ यहाँ से क्या चीज़ बन रही है, तो ऐसे हम पता करते हैं कि ये चीज़ कैसे बन रही है और इस चीज़ का जगह कौन सा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम पढ़ेंगे उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। अब देखो, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हमारे देश में बन रही हो या भारत में बन रही है, हड़प्पा सभ्यता में बन रही है। कुछ चीज़ बाहर से इंपोर्ट भी होते हैं और कुछ चीज़ बाहर इंडिया से या हड़प्पा से एक्सपोर्ट भी होते थे। आप अनुमान लगाइए ऐसे उदाहरण के तौर पर। तो ऐसे ना नागेश्वर तथा बालाकोट थे ना, वो शंख के लिए ना बहुत ही मशहूर थे। देखो, शंख ना यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। अफगानिस्तान में एक जगह है शोतुगई, मैं थोड़ा नाम गलत ले पा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए। शोतुगई नाम की एक जगह थी, वो ना ज़्यादा से ज़्यादा ना इस चीज़ के लिए पॉपुलर थी कि ना वहाँ ना नीले रंग के ना लार्जवर्थ पत्थर होते थे। वहाँ ना नीले रंग के लार्जवर्थ पत्थर होते थे ना, तो इसीलिए ना अफगानिस्तान में एक वही जगह है शोत्रुगई नाम की जगह, यहाँ ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा थी। इसीलिए ना हड़प्पा सभ्यता से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखो, अब हमने इतना तो पढ़ लिया, अब हम ना थोड़ा इसके आगे भी हम देखेंगे कि ना यहाँ कैसे हुआ करती थी ये सब चीज़ें, कि कैसे यहाँ मतलब कोई चीज़ कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी। तो ऐसी ना हम पढ़ेंगे कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता थी ना, उससे सुदूर देशों के यानी जो दूर दूर के जो देश थे ना, उनसे हड़प्पा सभ्यता का कैसा संपर्क था। चलिए, ओमान में मिला एक हड़प्पाई मित्रबान जो कि एक काली मिट्टी की मोटी परत से चढ़ाई गई थी। यानी ओमान था ना, ये गुजरात वाली साइड पड़ता है, लेकिन ये ओमान जो देश है, तो इसलिए ना वहाँ ना एक हड़प्पाई मृदबान मिला। ओमान में ना एक हड़प्पाई मृदबान मिला जो कि ना एक मोटी परत से चढ़ाई गई थी जो कि काली मिट्टी थी। ठीक है, मृदबान में रखी वस्तुओं में हड़प्पाई लोग ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। यानी जो मृदबान में ना कुछ वस्तुएं रखी गई थी, मृदबान अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, उसे कहते हैं मृदबान। शायद मैंने इस पर फ़ोटो डाली नहीं, बट कोई नहीं, मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा कि कैसे होता है मृदबान। मृदबान में ना एक मटका टाइप समझ लीजिए आप। ठीक है, मृदबान में ना कुछ वस्तुएं थी जो जो ना और उसमें ना तांबे वाली चीज़ें रखी थी। तो इससे पता है क्या लगता है कि ओमान से जो तांबा हो गया या कुछ भी हो गया, वो हड़प्पा आता था और हड़प्पा से कुछ सामान ओमान जाता था। तो हम ऐसे कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखो, मेलुआ मेलुआ यानी ना आज वो मेलुआ पता है किसे कहा जाता था? हड़प्पा को ही कहा जाता था। ये एक नंबर में आ सकता है कि मेलुआ किसको कहा जाता था। तो आप क्या बोलेंगे? हड़प्पा। ठीक है, मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथिक यह बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राज प्रसाद महल या महल में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर है। मेसोपोटामिया में लेक मेलुआ हड़प्पा को नाविकों का देश कहते थे। देखो, अब ना मेलुआ हड़प्पा को मैं आपको बताई थी कि हड़प्पा को बोलते थे। तो ना मेसोपोटामिया का ना एक मिथ बताते हैं कि ना राज प्रासाद महल को कहते हैं। ठीक है, तो ना कहते हैं कि ना वो एक पक्षी था, हाजा पक्षी। तो कहते हैं कि ना इसकी आवाज़ ना महल में सुनाई देती थी और महल तक सुनाई देती थी हड़प्पा के।
और कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी ना मोर था, जो मोर ना वहाँ मोर की आवाज़ महल तक सुनाई देती थी। और कुछ मेसोपोटामिया के जो लेख है ना, वो मेलुआ को यानी हड़प्पा को ना नाविकों का देश में कहते थे। यानी ये आ जाएगा कि नाविकों का देश किसे कहते थे, हड़प्पा हो गया। और क्या बोलते हैं, किसने कहा, मेसोपोटामिया के लेख में बताया गया है। क्योंकि ये ना ज़्यादातर जो हड़प्पा था ना, वो आपको भी पता है सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था ये, तो इसलिए ना लोगों का मानना है कि ये नाविकों का देश कहते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे मोहरे, लिपि तथा बाट। अब हम ना मोहरों के बारे में पढ़ें। मोहर आपको जैसे दिख रहा होगा इस पे, एक सेकेंड। देखो, ये ना आप ये देखिए, ये जो फोटो है ये मोहरे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और ये बाट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इनको डिफरेंट करके बताया मैंने, तो आप समझिए। मोहरे तथा मुद्रांकन। मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। उदाहरण के लिए, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सामान पर मोहरें छापी जाती थी। मुद्रांकन से लोगों की पहचान का भी पता चलता था। देखिए, आज के समय से आप रिलेट करिए। देखो, अब जो आप ना कोई चीज़ सामान मंगवाते हो किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, वो सामान आपके घर आता है और वो सील पैक होता है, उसके ऊपर मोहर लगाई जाती है, स्टैम्प टाइप मान लीजिए। और आपके घर जब आता है तो जब आप अनबॉक्स करते हो उसको, तब वो होता है। अगर वो ऊपर से अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर से वो मोहर हटी होती है, तो आप पता क्या लगता है कि वो हमारा जो हमारा सामान है वो पहले ही कहीं खोल चुका है, या उसका अनबॉक्स पहले हो चुका है और वो हमारा सामान किसी ने पहले देख लिया है। और अगर वो मोहर छपी होती है और आपके घर आती है और आप सामान हटाते हो, अगर वो मोहर छपी रहती है, तो आप क्या पता लगता है कि वो मोहर ना वो मोहर छपी हुई है। और इससे पता लगता है कि वो हमारा सामान किसी सेफ है और किसी ने हमारे सामान का कोई दुरुपयोग यानी कोई छेड़छाड़ ना हुई उस सामान से, ठीक है। तो इससे ना अब देखो, कोई चीज़ हम घर पे आती है तो उस पे एड्रेस वगैरह भी लिखा रहता है, तो एड्रेस से भी पता लगता है कि ये चीज़ इस फलाने की ये सामान है। तो ना इससे ना एड्रेस का भी पता लग जाता था और किसका क्या सामान है इससे। तो ऐसे ना पहले पुराने ज़माने में भी होता था, हड़प्पा सभ्यता के समय में, कि ना जो सामान होते थे ना, यानी किसी चीज़ को दूसरे देश भेजना हो या कहीं पर भी भेजना हो, तो उस पर ना मोहर लगाई जाती थी। और मोहर से ना लगाई तो जाती थी, उसके साथ ना पता किसी के ना सामान का भी पता लग जाता था कि वो सामान किसका है, ठीक है। अब हम बाट के बारे में पढ़ेंगे। बाट आपको पता ही है कि बाट क्या होता है। तराजू में बाट रखे जाते हैं ना, उसी को ही ना हम बाट ही कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, यानी एक नामक पत्थर होता था, चट नामक, चट को बोलते हैं, उसी से ना बाट बनाया जाता था। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे, यानी ये जैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये घनाकार शेप में होते थे। और ये छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों, मन के तौलने के लिए किया जाता था। देखो, जो छोटे बाट होते थे ना, ज़्यादातर ना वो बाट का प्रयोग ना जो छोटे सामान हो गए, जैसे आभूषण हो गए और क्या मन के हो गए, जैसे मैं इसमें बताया गया है, इसी को ही तौलने के लिए किया जाता था। अधिकतर जो बाट होते थे ना, उनका आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो बाट होते थे ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक का होता था 2, 4, 8, 16, 32 और कभी कभी ना 1200 1200 तक चले जाते थे। 12,800 तक के भी बाट चले जाते थे, इतने भारी भारी होते थे सामान तौलने के लिए। तो ऐसे ही ना पुराने ज़माने में भी देखो कितना लोगों ने दिमाग लगाया कि बाट भी होना चाहिए। ये तराजू सामान्यतः ये ज़्यादातर ना सामान को तौलने के लिए किया जाता है, बाटों का प्रयोग, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम ना जो सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, वो हमेशा 3 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, कि हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये 3 नंबर पे हमेशा क्वेश्चन आते ही आता है। यदि अगर किसी कारणवश नहीं आएगा
तो इसमें 1-2 और क्वेश्चन होता है जो कि आते ही आता है, लेकिन आता है इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। कभी कभी अगर एग्जामिनर का मूड बदल जाता है तो 8 नंबर का भी पूछ लेते हैं, बट ज़्यादातर 3 नंबर में ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम हड़प्पा सभ्यता की ना रहस्यमय लिपि पढ़ेंगे। देखो रहस्य, देखो मैं ये फ़ोटो भी मैंने दिखाई हुई है इसमें कि ये कैसे है, इसमें ये जो कुछ अक्षर है। ठीक है, अब हम हड़प्पा सभ्यता की मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ इसको आप थोड़ा। और अगर आप ये डिट्टो 9 के 9 पॉइंट भी ऐसे लिख के चले जाते हैं ना, मैं ऐसे कह नहीं रहा कि आप यही लिखो, आप कुछ अपने एक्स्ट्रा से लिखो, बट ये ना ज़्यादातर यही सिमिलर दिखेंगे आपको हर चीज़ में। देखो हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, एक एक रहस्यमय लिपि है ये हड़प्पा सभ्यता, यह भी आपको पता लगा दूंगा। देखो ये ना पहली बात तो ना आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को ना नहीं पढ़ा जा सका, यानी कितने भी इतिहासकारों ने इसकी मेहनत तो करी, लेकिन आज तक ना इसको कभी भी नहीं पढ़ा जा सका। ये खरोष्टी लिपि है, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि वो खरोष्टी लिपि है। इसे ना दाईं से बाएं की ओर लिखा जाता था, यानी जैसे आप उर्दू, पता है ना आपको कि उर्दू उल्टे वो पहले राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, तो ऐसे ही ना अब नॉर्मल हम जैसे हिंदी में लिखते हैं वो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ना हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि होती थी ना वो राइट टू लेफ़्ट होती थी। ठीक है, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, और इसमें कम से कम ना 375 से 400 अक्षरों की पहचान है, यानी इसमें इतने से इतने अक्षर हैं कम से कम। देखो कितने ज़्यादा अक्षर हैं, इसको याद करना भी इसीलिए मुश्किल है। और ये ना वर्णमाला के अनुसार नहीं है, जैसे हिंदी में वर्णमाला के अनुसार होती है लिपि, तो ये वर्णमाला के अनुसार नहीं है। ये चित्रात्मक है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा चित्र ही पाए जाते हैं, और ये भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दिया कि ये ना इसमें ज़्यादातर ना चित्र ही आपको मिलेंगे। विभिन्न इतिहासकार द्वारा अनेकों बार इसे पढ़ने का प्रयास किया है, किंतु वे सफल नहीं हो सके। जैसे मैंने आपको बताया कि इतिहासकारों ने पढ़ा है, लेकिन आज तक ये सफल नहीं हो पाए इतिहासकार कि इसमें बताया क्या जा रहा है। ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है बाईं ओर संकुचित है, यानी ना जो देखो पहले कोई भी हम जैसे मान लो आप कोई आंसर लिख रहे हो, और कभी ना एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने लग जाता है तो ज़्यादा तेज़ लिखते हैं, और कभी कभी भी आखिरी में ना हम गैप करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ना जब लिखते हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ ऐसे ही होता था, जब ना वो दाएं की वो इसको क्या दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, तो बाईं ओर ना ज़्यादातर ना अंतराल रह जाता था। ठीक है, सॉरी, बाईं ओर ना संकुचित, यानी बाईं जो राइट साइड थी ना उसमें ना ज़्यादातर ना बहुत चिपके चिपके शब्द हो जाते थे, और दाईं ओर ना चौड़ा अंतराल रह जाता था, यानी शब्द दूर दूर हो रहते थे। ठीक है, और लंबे समय तक इस सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है, इससे ज़्यादा अभी तक देखे ही नहीं गए कि 26 चिन्ह है। ठीक है, देखो जैसे ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये ना कुछ हड़प्पा सभ्यता से ही ऐसे ही चित्र थे, जो कि आप हम भी नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या लिखा है। ये इतिहासकार जब पता नहीं लगा पाए तो हम कैसे पता लगा पाएंगे। ठीक है, ये आई होप आपको ये लिपि वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे महल तथा शासक, यानी प्रासाद महल तथा शासक। देखो अब हम ना शासक के बारे में पढ़ेंगे और महल के बारे में। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, यानी महल आप मान लीजिए। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी। आज भी वे प्रचलित है, क्योंकि पुरातत्वविदों मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजा से परिचित है। यानी ना मोहनजोदड़ो में ना एक ना विशाल भवन, यानी बहुत बड़ा एक भवन था, उसमें ना एक भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, बहुत बड़ा भवन था, तो उसको महल की संज्ञा दे दी कि ये भवन नहीं, ये एक प्रसाद है, प्रसाद कह रहा हूँ, प्रासाद, ये एक महल है, और इसमें ना एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है, तो इसको एक पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी। ठीक है, और ये आज भी प्रचलित है। अब ना कोई भी चीज़ है ना उसके दो मत होते ही होते हैं। पुरातत्वविदों के दो मत ऐसे ही थे कि ना कुछ मानते थे, अब देखो ज़्यादातर ना हड़प्पा सभ्यता में जितने भी जगह है ना ज़्यादातर चीज़ें ना वहाँ की सिमिलर है। जैसे एक वहाँ की जो ईंटें हैं ना ऊपर से लेकर नीचे, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक है ना, आज के टाइम के बता रहा हूँ, भारत के अगर नक्शे के हिसाब से देखा जाए
पहले तो सब कुछ अखंड भारत था, तो इसलिए ना जम्मू कश्मीर से लेकर ना और गुजरात तक जितने भी घर थे ना, वहाँ की ना ईंटों के ना समान आकार थे। तो ऐसे ही ना पुरातत्वविदों के भी दो मत थे। पहला मत हम पढ़ेंगे। पुरातत्वविद का मानना था कि हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं था, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। यानी कुछ का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी समाज थे, छोटे छोटे या बड़े बड़े, सब किसी में भी कोई भी शासक नहीं था, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, यानी सभी समान रूप से थे। ठीक है। और दूसरे पुरातत्वविदों का मानना है कि एक नहीं बल्कि कई शासक थे, विभिन्न जगह के अलग अलग कई राजा थे, यानी हर क्षेत्र के अलग अलग राजा बटे हुए थे। ठीक है। कुछ जैसे मान लो वो कालीबंगन के अलग हो गए, धौलावीरा के अलग, बनावली के अलग, राखीगढ़ी के अलग, ऐसे ऐसे करके ना कई राजा होने थे। लेकिन आज तक ना एक चीज़ बोलूँ, आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि ये चीज़ कि एक राजा थे या कोई भी राजा नहीं था या कई राजा थे, कोई भी आज तक नहीं पता लग पाया। ये भी एक ना मिथ है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखो अब ना हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि देखो हड़प्पा सभ्यता ना बहुत ही अपने टॉप पे थी, तो अब ना सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी देखो कोई भी सभ्यता होती है उसका भी अंत होता ही होता है। तो ऐसे ना सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये भी आज तक मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी नहीं पता लगा पाया कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। बस कुछ कहते नहीं कि कुछ अनुमान लगाया लोगों ने, यानी इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये चीज़ ऐसे हुई होगी। तो ऐसे ही ना आपको मैं कुछ 8 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऐसी हुई थी। देखो पता नहीं हुई भी है या नहीं भी हुई है, तो कोई नहीं, आप इसमें ये लिखिए। ये भी आता है हमेशा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब कोई एग्जैक्ट तो था नहीं इसका आंसर, लेकिन कुछ अनुमान ऐसे ही लगाते, तो आप ये भी 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते ही है। देखो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी जलवायु का परिवर्तन हो गया। और कुछ कहते हैं कि वनों की कटाई हो गई, यानी जंगल वंगल सब कट गए। देखो जब जंगल कट गए, पेड़ भी नहीं, तो ऑक्सीजन कह रहा हूँ, देखो पेड़ कटेंगे तो ये तो है ही है कि लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि वनों से ही लोग रहते हैं कि पेड़ रहेंगे, ऑक्सीजन रहेगी। ये देखो, और अत्यधिक बाढ़ का आना है। कुछ का मानना है कि अब इतनी बाढ़ आ गई कि पूरी हड़प्पा सभ्यता पूरी डूब गई। कुछ कहते हैं कि नदियों का सूखा पड़ जाना। नदी भी ज़रूरी होती है एक जीवन जीने के लिए, क्योंकि जब नदी नहीं होगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है पानी की खासकर। तो ये कुछ का कहते हैं कि नदी सूख गई, और कुछ कहते हैं कि नदियों का मार्ग बदल गया, कि सिंधु नदी जो आती थी हड़प्पा सभ्यता के पास, वो नदी दूसरे मार्ग पे चली गई। तो कुछ ऐसे कहते हैं। कुछ का कहना है कि भूमि का अत्यधिक उपयोग होना, कि लोगों ने इतना भूमि का उपयोग किया, इतना किया उपयोग कि आने वाली जो जनरेशन थी उसमें बिल्कुल भी वो नहीं बचा भूमि, और उनके लिए भी कुछ भूमि नहीं बची, और भूमि का इतना दोहन होने लग गया कि पूरी बंजर हो गई भूमि, और कि सबका जीवन ऐसे ही चला गया और कोई जीवित नहीं रहा। और कुछ कहते हैं कि महामारी आ गई, कि एक इतनी बड़ी महामारी आई कि पूरी हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया। और कुछ कहते हैं कि बाहरी आक्रमण हुआ, जैसे आर्यों का आक्रमण, क्योंकि उस टाइम आर्य थे, है ना, आर्यों का आक्रमण कहते हैं कि कुछ आर्यों ने आक्रमण किया हड़प्पा सभ्यता पे। ठीक है। कुछ ऐसी ना इनका अनुमान है, बट एग्जैक्ट इसका भी कोई आज तक नहीं पता लगा पाया। लेकिन आप इतने कम से कम इतने अगर 3 नंबर पे इतने पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और अब हम इसके आगे का पार्ट 3 करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।